नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की इस ऑनलाइन श्रृंखला में। दोस्तों, अभी तक हम लोग कक्षा 10 से संबंधित बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है कि लोकतंत्र। जी हाँ, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर लोकतंत्र की, जिसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे किस नाम से जाना जाता है? डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र का अर्थ और उसके विभिन्न प्रकार की अगर हम सबसे पहले बात करें, मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है उस पर थोड़ा सा अगर हम गौर फरमाते हैं तो देखिएगा कि लोकतंत्र जो है ना दोस्तों, ये लोकतंत्र शब्द जो है, लोकतंत्र का जो शब्द है, लोकतंत्र का अर्थ अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है, ये है ना, डेमोक्रेसी। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी अनुवाद होता है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र, एक ही बात है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र, यानी तीनों में ही बात आ रही है लोगों की, बात आ रही है पब्लिक की। दोस्तों, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा के डेमोस से लिया गया है और क्रेटिया से बना है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ होता है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ किससे लिया जाता है? जनता से। और क्रेटिया का अर्थ किससे होता है? शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जनता की शक्ति। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जनता में ही क्या है? शक्ति निहित होती है। जनता में ही क्या निहित होती है? शक्ति निहित होती है। तो जनता की शक्ति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक काल में, ठीक है। तो यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा, क्रेटिया का अर्थ क्या होता है? शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। दोस्तों, यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनता के द्वारा ही शासन किया जाएगा, जनता के लिए किया जाएगा और जनता के द्वारा किया जाएगा, है ना। तो जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन होता है उसे ही डेमोक्रेसी नाम दिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा के कौन से शब्द डिमोस और क्रेटिया से बने हैं, ये बात ध्यान रख लेना, है ना। तो डिमोस तो आप डोमिनोस से याद रखेंगे डिमोस, है ना। डोमिनोस से आप क्या याद रखेंगे? एक तो डिमोस और दूसरा आप कैटरीना से याद रखेंगे क्रेटिया, कैटरीना से याद रखेंगे क्रेटिया। तो ध्यान रखना कि भैया जो यहाँ पर है ना, डोमिनोज जो है ना, उसका पिज्जा खाने कौन गई थी? कैटरीना। उससे आपको याद रह जाएगा डिमोस और क्या? क्रेटिया। तो इससे मिलकर के शब्द बना है जिसका मतलब है भीड़ का शासन, और भीड़ की जगह एक उचित शब्द लिया गया है जनता, यानी कि जनता का शासन जो होता है उसे ही लोकतंत्र का नाम दिया गया है। इसमें तीन अंतः संबंधित अर्थ निहित होते हैं। ये निर्णय लेने की एक विधि होती है। जी हाँ, ये निर्णय लेने की क्या है? एक प्रोसेस होता है बेसिकली। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का क्या होता है? एक समूह यानी कि ग्रुप होता है, और यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा भी होती है। दोस्तों, इसमें है ना तीन अर्थ निहित होते हैं। कौन कौन से? तो पहले ये निर्णय लेने की एक विधि है, एक समूह है, और आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित क्या है? एक अवधारणा, एक कंसेप्ट यहां पर ये है, ठीक है। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है ना दोस्तों। यहां पर क्या है कि ये बात ध्यान रखिएगा कि आधुनिक काल में लोकतंत्र जो होता है को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्नस के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसमें अनेक अर्थ हैं और इसके साथ में भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ होता है। बर्न्स ने क्या कहा है? बर्न्स का कहना है दोस्तों, बर्न्स नाम के एक जो लेखक हैं उनका कहना है कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ में भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा। बर्न्स ने क्या कहा? बर्न्स ने ये कहा कि भावनात्मक जो है इसके साथ में अर्थ भी जुड़ा हुआ है। बर्न्स का कहना है कि इसके लोकतंत्र के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, पर मुख्य रूप से क्या निकलता है? भावनात्मक। ये भावनात्मक शब्द आप याद रखिएगा किसके अनुसार है? बर्न्स के अनुसार। तो बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब होता है कोई चीज का जलना, और जलनी नहीं चाहिए क्या? भावना, है ना। किसी की फीलिंग्स जो है ना वो जलनी नहीं चाहिए, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बर्न्स ने कहा कि क्या ये किस्सा है, इसका संबंध है भावनात्मक अर्थ भी इसका निकलता है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी हुई अवधारणा से परिचित किया जाए, उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको देखा जाए। तो लोकतंत्र के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों और उनसे संबंधित अवधारणा को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। कौन कौन से रूप हैं जिसमें इसे स्वीकार
किया जाता है उसकी अगर हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर 4 नाम हैं, 4 प्रकार के लोकतंत्र हैं। कौन कौन से? एक तो राजनीतिक लोकतंत्र, एक सामाजिक लोकतंत्र, एक आर्थिक और एक नैतिक, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। रासा आने, क्या याद रखेंगे? लोकतंत्र के जो कंसेप्ट है उसमें क्या याद रखेंगे? यहाँ पर रासा आने, क्या याद रखेंगे? रासा आने। अब रा का मतलब क्या? रा का मतलब राजनीतिक लोकतंत्र, सा का मतलब सामाजिक, आ का मतलब आर्थिक और ने का मतलब नैतिक। रासा आने, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता है, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र भी कहा गया है ना। पहले व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, लेकिन अभी इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र का उत्पत्ति पश्चिमी देशों में हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहा है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि आधुनिक युग में, क्योंकि इसका जो जन्म है या जो है प्रादुर्भाव या विकास जो है बेसिकली वो पश्चिमी देशों से माना जाता है, इसलिए पश्चिमी लोकतंत्र भी इसे कहा गया है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहा है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र को 2 रूपों में उल्लेखित किया है। पहला क्या है कि राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो किसकी बात हो रही है? 2 रूप कौन कौन से? एक तो राज्य के रूप में और एक शासन के रूप में यहाँ पर लोकतंत्र को बताया गया। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य यानी डेमोक्रेटिक स्टेट से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण, उसके पच्युत करने की पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा का मतलब क्या है कि जनता के पास जो है ना वो क्या होती है? यहाँ पर पावर होती है। जनता को ही सरकार का निर्माण करने की, यहाँ पर नियंत्रण करने की और उसे वापस से हटाने की जो अंतिम शक्ति किसके पास में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए या होती है, यूं समझ लीजिए, किसके पास में? जनता के पास में होती है। तो यही जो कंसेप्ट है यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ जो बताया गया है वो लोकतांत्रिक राज्य से संबंधित क्या है कि जहाँ पर जनता जो है ना वही शासन करती है, जनता के लिए ही शासन होता है और जनता के द्वारा ही शासन होता है। मतलब अंतिम निर्णय जो होगा वो जनता के पास होगा और जनता चाहे तो उस सरकार को, है ना, क्या कर सकती है? उखाड़ फेंक सकती है। उसका समय पूरा होने के बाद में एक नई सरकार जो है वो अपने हिसाब की लेकर के आ सकती है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक पूर्ण शक्ति भी प्राप्त होती। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है। यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती हैं, क्या मानती हैं? ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रित पाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि भैया राजनीतिक अगर प्रभुसत्ता होगी उस पर कानूनी प्रभुसत्ता पर क्या कहा जा सकता है? उससे नियंत्रण पाया जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के 2 उपभेद भी हैं, है ना। राजनीतिक लोकतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं उसमें, है ना, 2 उपभेद बताए गए हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब शुद्ध लोकतंत्र और जिसमें प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है। अब वो क्या होता है उस पर बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, लोकतंत्र को भी मुख्यतः 2 रूप प्रचलित है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं होती हैं। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है ना। किसमें मानता है? कि भैया प्रभुसत्ता जो होती है वो फाइनली किसके पास होती है? जनता के पास में होती है। उसके बाद में राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन या सरकार को नियुक्त करती है। जनता ही क्या करती है? सरकार को क्या करती है? नियुक्त करती है और उस पर नियंत्रण कर सकती है और उनको क्या कर सकती है? जैसे मैंने बताया हटा भी सकती है। और राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन यहाँ पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखनी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सामाजिक लोकतंत्र की, है ना। किसकी? अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक लोकतंत्र की।
दोस्तों देखिए, सामाजिक लोकतंत्र क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का मतलब यहां पर यह है दोस्तों कि देखिए, समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा गया। किसके? समाज की बात हो रही है। तो समाज के अगर हम रेस्पेक्ट में बात करें तो वहां पर लोकतंत्र जो है सामाजिक लोकतंत्र इसे कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, भेद, जाति, धर्म, भाषा, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। यानी किसी को भी, है ना, किसी को भी काला, गोरा, धनवान, गरीब या, है ना, समाज से अलग नहीं माना जाना चाहिए। सभी व्यक्तियों को क्या माना जाना चाहिए? बराबर माना जाना चाहिए। ये कहता है सामाजिक लोकतंत्र। हर्षा के अनुसार, हर्षा क्या कहते हैं कि भैया लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। मुख्य रूप से क्या बात ध्यान रखनी है? समानता। जी हाँ, है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हर्षा ये कहते हैं कि भैया समाज में समानता होनी जरूरी है, इक्वलिटी होनी चाहिए। नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, मूल निवास के आधार पर, किसी भी आधार पर किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है ना। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। उसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों के समाज के समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति का सुख साधन का मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। मतलब किसी के प्रेशर में आकर के या किसी के दबाव में आकर के कोई काम करने वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। दो बातों की आवश्यक है। पहला, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकार की व्यवस्था का अंत किया जाए। बिल्कुल, धर्म, जाति, है ना, या फिर अगर रंग की बात करें, भाषा की बात करें, लिंग, इसके आधार पर जो है ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस व्यवस्था का क्या होना चाहिए? अंत होना ही चाहिए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। जी हाँ, सभी व्यक्तियों को क्या होना चाहिए? इक्वल जो है यहाँ पर अवसर प्रदान होना चाहिए, जिसके आधार पर, जी हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में भी ये बात बताई जाती है कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग आदि के स्थान आदि के द्वारा, है ना, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 16 नंबर जो अनुच्छेद है वो यही कहता है कि सभी के साथ में क्या होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए, सभी को समानता और आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। किसके हिसाब से? तो यहां पर बात जब आती है किसकी? अर्थव्यवस्था की, तो उसके कंसेप्ट में इसे आर्थिक लोकतंत्र जो है ना दोस्तों वो कहा जाता है। लोकतंत्र वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र की सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। दोस्तों यहाँ पर 1800-1900 में व्यक्तिवादियों ने भी क्या करा था? आर्थिक नीतियों का कुछ कंसेप्ट यहाँ पर लोकतंत्र में दिया था, परंतु मार्क्सवादियों ने जो है वह समाजवादियों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न और इनकी क्या है? विपरीत एक कंसेप्ट जो है वो चला करता है। अब बात करते हैं नैतिक लोकतंत्र की। नैतिक लोकतंत्र, अब ये नैतिक लोकतंत्र क्या है दोस्तों? तो देखिए, नैतिक लोकतंत्र का मतलब यहां पर यह है कि कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन दर्शन के दृष्टिकोण के रूप में ही स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण का ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर क्या बात हो रही है कि लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। जीवन दर्शन के रूप में यहां पर माना गया लोकतंत्र को, वही कंसेप्ट नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में मतलब यहां पर स्वतंत्रता की बात, समानता की बात और भाईचारे का कंसेप्ट यहां पर नैतिक लोकतंत्र में देखने को मिलता है। कहां पर की बात हो रही? 1789 की फ्रांस की बात है। और भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। दोस्तों यहां पर ही कहा गया कि भाईचारा यानी ब्रदरहुड यानी कि बंधुत्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो व्यक्ति समान नहीं रह पाएंगे
जाएंगे, और अगर वो अपने आप को समान नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्वतंत्रता जो है वो भी नहीं हो पाएगी। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों लोकतंत्र का कुल मिलाकर के मतलब ये होता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, और जिसमें मुख्य रूप से हमें है ना सभी को समान मानते हुए कार्य करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, ये जो 4 प्रकार के अलग अलग लोकतंत्रों का कंसेप्ट भी हमने यहाँ पर देखा। दोस्तों अगर आपको ये चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा। आपका जितना ज्यादा सहयोग रहेगा, आपके जितने ज्यादा सुझाव आते रहेंगे, उसी प्रकार से कमेंट, जिस प्रकार से कमेंट आते रहेंगे उसी प्रकार से दोस्तों, उसी प्रकार से आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।